हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डेडिकेशन टू एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशंस पर। और ये प्रश्न संबंधित होंगे संविधान और भूगोल से, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक हमारे पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले आप उनको देखें, और फिर ये पार्ट नंबर जो 3 है ये भी आप इनको देखें। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके कितने अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 249 खंड 1 के अंतर्गत पारित कोई भी प्रस्ताव कितने समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, कितने समय से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या फिर 1 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 1 वर्ष, क्योंकि अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 इसके तहत अगर किसी भी प्रस्ताव को पारित किया जाता है तो वह 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहता है। ठीक है, 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहता। तो याद रहे, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 249 का प्रोविज़न क्या है, तो फिर ये आपको याद होना चाहिए। वहीं पर अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से किसी भी परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो जो इसके विकल्प दिए गए हैं, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, विधायिका कार्यपालिका के मध्य, कार्यपालिका या न्यायपालिका के मध्य, अथवा डी विकल्प केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र और, ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी आयोग का संबंध सीधा सीधा केंद्र और राज्य से है, ये आपको याद करके रखना है। और भी इसी तरह के 2 और आयोग हैं, मैं आपको बता दूं। मदन मोहन पुंछी आयोग, ठीक है, ये आपका हो गया मदन मोहन पुंछी आयोग, तथा राजमन्नार समिति, इसको भी केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की समीक्षा हेतु अब तक कुल 3 समितियों का गठन किया गया है। और ये 3 समितियां हैं। राजमन्नार समिति पहली हो गई, ठीक है, राजमन्नार समिति याद रहे सभी को। दूसरी समिति हो गई सरकारी आयोग, ठीक है, जिसको हम सरकारी आयोग बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी हो गई आपकी मदन मोहन पुंछी, ठीक है, मदन मोहन पुंछी आयोग। ठीक है, इस प्रकार ये 3 समितियां, 3 आयोग केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा हेतु स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य वित्त आयोग एक निकाय है, यह कैसा निकाय है। तो इसकी जो विकल्प दिए गए हैं, विधिक, अल्प विधिक, संवैधानिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन जो होता है यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, क्या होता है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल। बस समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल होने का मतलब संवैधानिक, और संवैधानिक होने का मतलब हर वो उपबंध जो संविधान में किया गया है। ठीक है, संवैधानिक का मतलब क्या हुआ, हर वो उपबंध जो संविधान में किया गया है उसे हम संवैधानिक कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका अनुच्छेद बखूबी, इसका जो उपबंध है बखूबी अनुच्छेद 243 में किया गया है। ठीक है, अगला देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 253। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है कि अनुच्छेद 253 क्या है। सबसे पहले व्हाट इज आर्टिकल 253 अबाउट। ठीक है, ये किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 253 ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। ठीक है, वहीं पर मैं आपको बता दूं, राज्य स्तर के कोई भी नियम या कानून बनते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा। केंद्र स्तर के कोई भी नियम या कानून बनते हैं संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा। और साथ ही साथ में जो 3 सूचियाँ बताई गई हैं संविधान में, 3 सूचियों का वर्णन है। पहली है संघ सूची, ठीक है, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी ये है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो आपको मैं बता दूं कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। वहीं राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। और समवर्ती सूची पर प्रावधान यह भी केंद्र को ही दिया गया है। केंद्र सरकार ही इन पर क्या कर सकती है, वो इन पर कानून बना सकती है। यहाँ पर यह एक चीज़ और भी जानने योग्य है कि जब कभी कोई ऐसी बात आ जाती है जो राष्ट्रीय महत्व का होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, तो उस पर भी, उस विषय पर भी संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, भले ही वह विषय राज्य सूची का क्यों ना हो। ठीक है, राज्य सूची का क्यों ना हो। इसलिए यहाँ पर पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 253 में किया गया है। समवर्ती सूची की बात आई है तो समवर्ती सूची की एक और भी मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता चलूँ। समवर्ती सूची दरअसल इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची के विषय ऐसे होते हैं जिस पर दोनों ही राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर नियम बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती, सम मीन्स समान। ठीक है, मतलब दोनों ही इस पर नियम बना सकते हैं। ये हो गई समवर्ती सूची की बात। ठीक है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के पास। और एक बात आती है, कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब क्या हुआ, रेजिड्यूरी पावर। ठीक है, रेजिड्यूरी पावर ये होते, पूछा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ ये किनके पास में है। तो सबसे पहले अवशिष्ट शक्तियाँ समझ ही लीजिए। कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको किसी भी सूची में नहीं डाला गया है, ना तो समवर्ती, ना तो संघ और ना ही राज्य में। तो अवशिष्ट शक्तियों को इन पर कानून बनाने की जो शक्ति है वह भी संसद को दे दी गई है, वह संसद के ही पास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? ठीक है, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग मीन्स इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है। ओके, इन विच article of the constitution there is the provision of election commission. Okay, so you are given the exam options are 320, 322, 324 एंड 326। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें इसका प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 324। ठीक है, 324। वहीं पर मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, ये भारत में संघ स्तर के किसी भी चुनाव को कराने के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या फिर संघ की विधायिकाएँ हों, संघ विधायिकाओं का चुनाव हो। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनका भी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है ये। और साथ ही साथ में यह लोकसभा और राज्यसभा के भी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक, अगला इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ और भी चीज़ें। देखिए, इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग, और इसके 2 सहायक होते हैं, इनको बोला जाता है अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको याद रहे, ये 3 सदस्यीय एक निकाय है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग,
आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये एक करंट अफेयर्स का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, किस वाद में? तो जो आपके पास में वाद दिए गए हैं, गोलकनाथ वाद 1967, सज्जन सिंह वाद 1965, शंकरी प्रसाद वाद 1951 या केशवानंद भारती वाद 1973। ठीक है, 1973। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा केशवानंद भारती वाद 1973। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ये 1973 में हो जाएगा। 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं आधारभूत ढांचा, संविधान का आधारभूत ढांचा, इसको कब क्लियर किया गया? ये केशवानंद भारती वाद 1973 में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो सबसे पहले विकल्प देख लीजिए। राज्य का राज्यपाल, ठीक है, या फिर राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद या भारत का राष्ट्रपति। तो पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है इसको करने के लिए जिम्मेदार है वो है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य के विधानमंडल ही क्या करेंगे? वो पंचायतों से संबंधित किसी भी नियम या कानून को बनाएंगे। समझ में आ गई? चलिए संविधान के अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाग 9 या फिर भाग 6, भाग 3 या भाग 4A पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 9। ठीक है, भाग 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रहे। और साथ ही साथ में बता दिया जाए कि 73वें संविधान संशोधन यानी कि 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992, ओके, इसके तहत ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 से संविधान के भाग 9 के तहत इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। आपको याद रहे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बता दें आपको पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा। पंचायती राज को शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1957 से। ठीक है, कब से? 2 अक्टूबर 1957 से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ये राजस्थान के नागौर ज़िले से इसको शुरू किया गया था। राजस्थान के नागौर ज़िले से शुरू किया गया था, लेकिन तब इसको कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है, बिल्कुल कोई संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, मतलब संविधान में इसका उपबंध नहीं था। ठीक है, लेकिन जब ये संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और इसके लिए बखूबी प्रावधान कर दिया गया संविधान में। ठीक है, तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ, तो आप बताएंगे राजस्थान। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि संवैधानिक रूप से इसे कब शुरू किया गया, तो आप बताएंगे 24 अप्रैल 1993। और सबसे पहला शुरू करने वाला राज्य था ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले इसे शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किसके लिए अपनाई गई थी? एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द मोटो बिहाइंड द पंचायती राज सिस्टम? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था किसके लिए? लोगों की राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, या फिर लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए,
या फिर कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र की शक्तियों को की विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र की शक्तियों की विकेंद्रीकरण के लिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर के लिए किया गया था। अब डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण होता क्या है? विकेंद्रीकरण का तात्पर्य ये होता है केंद्र से शक्तियों को लेकर के, ठीक है, केंद्र से शक्तियों को लेकर के छोटी छोटी स्थानीय सरकारों में बांट दिया जाए। ठीक है, छोटी छोटी स्थानीय सरकारों में बांट दिया जाए। इसके दो फायदे होते हैं। ठीक है, इसका दो फायदा होता है। वो क्या होता है कि जो स्थानीय सरकारें होती हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और साथ ही साथ में लोगों में एक जागरूकता भी, राजनीतिक जागरूकता, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ हो जाएगा, लोगों में राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए। ठीक है, लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं और उनको फिर चीज़ें ठीक से समझ में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, लोकतंत्र और शक्तियों के विकेंद्रीकरण में मैंने बताया केंद्र से शक्तियाँ हस्तगत करके स्थानीय सरकारों में बांट दी जाती हैं। ठीक है, अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, जी.वी.के. राव, या फिर बी.आर. मेहता, या फिर एल.एम. सिंघवी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.आर. मेहता। ठीक है, बी.आर. मेहता। ठीक है, इनको ही डिज़ाइनर ऑफ द पंचायती राज कहा जाता है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, त्रिस्तरीय, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर नगर पंचायत, और फिर जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद या फिर पंचायत समिति। ठीक है, और इस समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी 1957 में ही। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, इसको ध्यान से समझिए। संविधान के अनुच्छेद 32 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। ठीक है, ये हो गया कथन। कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध, द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 का प्रावधान क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसमें क्या सही है, देखिए, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, या फिर ए गलत है, आर सही है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था, और ये बिल्कुल इसीलिए है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब कभी भी अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण होता है, तो फिर क्या होगा, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे सीधे अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और ये दोनों उस पर सुनवाई करते हैं। ठीक है, तो एक और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो हम पहले कहाँ पर जाएंगे? तो आप दोनों में से कहीं पर भी जा सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये एकमात्र ऐसा केस है। ठीक है, और बता दूं मैं आपको, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में 5 रिटों को जारी करने की शक्तियाँ हैं। ये 5 रिटें, पहली है आपकी, पहली रिट हैबिस कॉर्पस, इसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा है मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, ये हो गया परमादेश।
वहीं पर तीसरा है सर्टेरी, जिसको हम लोग उत्प्रेषण बोलते हैं, उत्प्रेषण, ठीक है। और चौथा है आपका प्रोहिबिशन, जिसको हम प्रतिषेध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिषेध। और लास्ट वाला है, ये लास्ट है, को वारंटो बोलते हैं इसको, और इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा। तो ये ऐसी 5 रिटें हैं, ठीक है। ये ऐसी 5 रिटें हैं जिनके तहत जिनका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं पर फंडामेंटल जो राइट्स हैं ना, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये प्रोवाइडेड हैं सिटीजन्स को अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, मतलब कोई भी राज्य इन पर अंकुश नहीं लगा सकता, वो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण नहीं कर सकता। बात समझ में आई? और आपको बता दें, राज्य की जो परिभाषा है वो संविधान का अनुच्छेद 12, इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा आपको मिल जाएगी। राज्य की परिभाषा को एक बार और भी 153 में भी परिभाषित किया गया है, तो आप इन दोनों ही अनुच्छेदों को पढ़ सकते हैं। दोनों में ही राज्य की परिभाषा को दिया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ये आसान सा प्रश्न है। इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके जो विकल्प दिए गए थे आपको, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल और फिर लास्ट में हरियाणा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी SC या ST नहीं है, ठीक है, वहाँ पर अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं, सो दैट वहाँ पर इसका आरक्षण लागू नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ 243 ZJ, इसके तहत सरकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 21, 15, 16 या फिर 7। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 21, ठीक है। क्या हो जाएगा सही? तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स विल बी 21 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ZJ, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार किसी भी सहकारी समिति की जो उसके निदेशक होते हैं उनकी जो संख्या हो सकती है 21, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में एक नया राज्य सम्मिलित करने वाला, ठीक है, या यहाँ पर शामिल करने वाला होगा, इसको आप सही कर लेंगे, शामिल, ठीक है, शामिल करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। कैसे? संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, या संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के साधारण बहुमत द्वारा। अब मैं थोड़ा सा आपको विधेयकों के बारे में बता दूं। देखिए, कोई भी विधेयक विशेष बहुमत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी संवैधानिक संशोधन है, उसके लिए 2/3 बहुमत का होना, जिसको हम विशेष बहुमत भी बोलते हैं, विशेष बहुमत का होना ज़रूरी है, ठीक है। विशेष बहुमत की ज़रूरत कब पड़ती है संसद को पास करने के लिए कोई भी बिल? जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, यानी कि जब वो संवैधानिक संशोधन विधेयक हो, अधिनियम हो, तो, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ओके, हु हैव द राइट टू मेक अमेंडमेंट्स इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसके दिए गए हैं, देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो आपको बता दें, किसी भी प्रकार का संशोधन या नया कानून पारित करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, जिम्मेदार संस्था, वो कौन सा है? संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, वो ही किसी प्रकार का कोई कमी कर सकती है, ठीक है, या फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और आपको बता दें, संसद के 3 अंग होते हैं। ये 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, लोकसभा,
ठीक है, और राज्यसभा, ये संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, और यहीं पर संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है, राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है, लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है, और 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, 79 52 प्लस 80 प्लस 81। ठीक है, तो ये एक तरीका हो जाएगा, आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। ठीक, अगला, और रही बात संवैधानिक संशोधन की, तो संवैधानिक संशोधन करने के लिए एक आर्टिकल जो 368 है, इसके तहत संवैधानिक संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास ही निहित है, संसद ही कोई संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो अनुच्छेद ए 380, अनुच्छेद 380 या 351, 60 या फिर 51। ठीक है, ये पूछा गया है भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ये संबंधित है अनुच्छेद 51 से। ठीक है, अनुच्छेद 51 में ही इसके प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, ये पार्ट हो जाता है डीपीएसपी का। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब इसकी बात आई है डीपीएसपी तो, और फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। फंडामेंटल राइट्स, इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा प्रवृत्त कराया जा सकता है, ये न्यायज है, मतलब इन पर न्याय किया जा सकता है। वहीं पर डीपीएसपी की बात करें तो ये राज्यों के कर्तव्य हैं, राज्य क्या करता है वो राज्य की जिम्मेदारी है, बट ये न्यायज नहीं है, इनको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो आपको याद रहे डीपीएसपी ये भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, संविधान का भाग 4 में वर्णित है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उसी का एक पार्ट है ये अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 में ये विदेशी नीति से संबंधित है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए इसके बारे में, यहाँ पर दिया गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, और फिर ये हो जाएगा आपका लोक सेवा आयोग। सबसे पहले मैं आपको एक विकल्प सही करा दूँ, ये विकल्प हो जाएगा 280। ठीक है, बाकी चीज़ें सही है। तो अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत बंधित है। भारत का वित्त आयोग ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत बंधित है। प्रशासनिक अधिकरण, इनका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, और जितनी लोक सेवाएं हैं इनको 315 में रखा गया है। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, ए का 3 हो गया और बी का 2 हो गया। ठीक है, ये 280 हो जाएगा, याद रहे आपको। ठीक, और वहीं पर सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया, मतलब लोक सेवाएं ये 315 में वर्णित है। ठीक है, लोक सेवा आयोग, और प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में वर्णित है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ठीक है, तो इसके जो विकल्प आपके पास है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो भारत का जो महान्यायवादी है ये अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको हम लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लीगल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये भारत सरकार को विधिक सहायता प्रदान करने का काम करता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अच्छा, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की बात आई है, थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको बता दूँ। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जब लोकसभा को चुन लिया जाता है, ठीक है, लोकसभा को चुन लिया जाता है, तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, ये ही
उस दिन चुनाव करा करके नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। ठीक है, अब ये रही बात नए लोकसभा और ये मीन्स लोकसभा अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्पीकर वो होता है जो नई लोकसभा के लिए चुना जाता है, ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो पहले से ही कार्यरत होता है और वो तब तक काम करता है जब तक लोकसभा का नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। ठीक है, तो ये प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर की बात हो गई। वहीं डिप्टी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर कभी कभी वर्क करता है, उसको चुना जाता है जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, तो ये फिर ये डिप्टी स्पीकर काम करता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर। वहीं पर स्पीकर के बारे में और भी कुछ बता दूं, अगर मनी बिल का केस है, ठीक है, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और एक साथ ही बात बता दूं मैं आपको, जब कभी राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र आहूत करता है, संयुक्त सत्र मीन्स ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ये कॉल करता है, ठीक है, ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति कॉल करता है, तो वहाँ पर भी जो अध्यक्षता होती है वो स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। जो लोकसभा का स्पीकर है ना, वही उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ में यहाँ पर भी सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात और अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, संवैधानिक संशोधन, इसके लिए विकल्प दिए गए हैं 360, 312, 280 और 368। तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 260 में 280 में किया गया है। वहीं पर वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में वर्णित हैं, जिसको हम ऑल इंडिया सर्विसेज भी बोलते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आप कोड से देख करके मिला सकते हो और इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी। अब आप इसे मिला लीजिए, देखिए ए का 4 हो गया, ठीक है, और बी का ये 3 हो गया और इसका ए का सी का ए हो गया 1 हो गया और डी का 2 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। ठीक है, लोकसभा द्वारा अगर कोई विधेयक पारित किया गया है धन विधेयक, तो राज्यसभा भी उसको पारित मान लेती है। यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। ठीक है, कितने दिन तक, 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 16 दिनों तक और 15 दिनों तक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 दिनों तक। ठीक है, कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। अगर राज्यसभा उस धन विधेयक को पारित नहीं करता है, ठीक है, धन विधेयक को पारित नहीं करता है 14 दिनों के भीतर, तो वह खुद ब खुद उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, खुद उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है, वह सिर्फ अपने सिफारिशें दे सकती हैं और लोकसभा इसको मानने के लिए बिल्कुल विवश नहीं है। वह उनके सिफारिशों को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। तो इन अर्थों में राज्यसभा यहाँ पर कम पावरफुल रहती है। ठीक है, लोकसभा से कम पावरफुल रहती है राज्यसभा। रीज़न यह है कि इसके पास में कोई भी शक्ति धन विधेयक के मामले में नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति प्रदान की गई है या फिर करने की शक्ति संपन्न अधिकारी कौन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो देखिए, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या कल्याण मंत्री या फिर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति को ही शक्ति प्रदान है कि वह किसी भी जाति को एससी या फिर एसटी में शामिल करे। ठीक है, एससी या फिर एसटी में शामिल करे, ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। ठीक, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 341 में किया गया है। ठीक है, इसका प्रावधान कहाँ पर है, अनुच्छेद 341 में। इसके तहत बताया गया है
किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति ही इसका संवैधानिक अधिकारी होगा 342 के तहत। ठीक है। अगला, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीलांग घाटी ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग बताइए। देखिए, इसके जो विकल्प आपके पास दिए गए हैं नीलांग घाटी के लिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, और उत्तराखंड में ही ये नीलांग घाटी स्थित है। अभी हाल ही में लिपू लेक आपने सुना होगा, लिपू लेक, ठीक है, या फिर काला पानी, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हुए थे। इनका संबंध भी उत्तराखंड से ही है। ठीक है, उत्तराखंड से ही है, पिथौरागढ़ के आसपास में ये सब है, और साथ ही साथ में नेपाल की सीमा पर है। तो इन पर नेपाल अपना अधिकार जताने की बात कर रहा था। तो अभी हाल ही में कुछ तनाव की स्थिति भी बनी हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि ये सभी हवाएं हैं और ये पर्वत या फिर स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला दिया है फोहान आल्प्स पर्वत, दूसरा बोरा पोलैंड, तीसरा मिस्ट्रल राइन घाटी, चौथा खमसिन मिस्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बोरा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, बोरा ये पोलैंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, बोरा पोलैंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो वो देखिए कौन कौन सी दी हुई है। ग्रेट बियर लेक दी हुई है, बेकाल लेक, विक्टोरिया लेक या फिर सुपर लेक, सुपीरियर लेक। ठीक है, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बेकाल झील और ग्रेट बियर झील। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसका मतलब लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है, फिर आती है बात सुपीरियर के पास से आती है विक्टोरिया लेक की। ठीक है, फिर से बैकाल लेक की, और फिर से लास्ट में ग्रेट बियर लेक की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रॉटरडम नीदरलैंड, या इकागी चीन, मॉन्टेविडियो उरुग्वे या फिर जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये आपको कैपिटल्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो इसका बी विकल्प हो जाएगा ये सही नहीं है, मतलब चीन इकागी से संबंधित नहीं है। चीन की कैपिटल आपको पता है बीजिंग है। ठीक है, बाकी सभी सही है। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता ही है, आपको पता है इंडोनेशिया साउथ ईस्टर्न एशिया का पार्ट है। ठीक है, और ये आइलैंड कंट्री है। चलिए, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, सम्मिलित करना है और फिर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर पर्वतीय दर्रे दिए हुए हैं। ठीक है, पर्वतीय दर्रे दिए हुए हैं और इनको मिलाना है आपको इन राज्यों से। ठीक है, तो सबसे पहले नाड़ा, माड़ा, नाथुला, जोजिला और सिपकिला। ठीक है, और यहाँ पर इधर सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, माड़ा, ये हो जाएगा आपका चौथे से संबंधित हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा उत्तराखंड से संबंधित। यहीं पर बात आती है नाथुला की। तो नाथुला हर किसी को पता है कि ये संबंधित है सिक्किम से। ठीक है, जोजिला ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और फिर सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। सी, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, और फिर आपका ये इसका सी होगा सही। ठीक है, ये विकल्प ठीक से नहीं बना हुआ है, आप इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर ये डी का
देखिए, जोजिला ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है और सिपकिला ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। फिर से एक बार मैं इसको आपको ठीक से बता देता हूँ जी, PDF में थोड़ी मिस्टेक आ गई है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो माड़ा है ये संबंधित है उत्तराखंड से, यहीं पर नाथुला सिक्किम से, ठीक है। जोजिला ये जम्मू कश्मीर से और सिपकिला ये संबंधित है आपका हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहे कि माड़ा का संबंध किससे है, उत्तराखंड से, क्योंकि जोजिला जो पास है ना, जोजिला ये ही लेह जाने के रास्ते को प्रशस्त करता है, वहीं पर सिपकिला है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, ठीक है। तो भारत में जो नवीनतम चट्टान प्रणाली है वो कौन सी है, गोंडवाना, ये आपको याद रहना चाहिए। इसके जो विकल्प वैसे दिए गए हैं, विंध्यन दिया गया है, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो नवीनतम चट्टान प्रणाली भारत की कौन सी है, यह है गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना क्या है, ये नवीनतम चट्टान प्रणाली है भारत की, ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ आपको जनजातियाँ दी गई हैं और उनके लिए क्षेत्र दिया गया है, तो ये आपको ठीक से याद होना चाहिए, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और फैक्ट बिना याद हुए कोई काम नहीं होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको खिरगिज बताया, खिरगिज एक जनजाति है, बुशमैन, एनू और बद्दू, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। एनू जो होते हैं ये ठंडी एरिया में रहते हैं, इग्लू में ये लोग रहते हैं, ठीक है। इग्लू बना करके ये लोग इसमें रहते हैं। तो कहाँ पर रहेंगे, ठंडी एरिया कौन सी है इसमें से, देखिए जो ठंडा की एरिया है, ठीक है, ठंडा क्षेत्र है, वो है जापान। तो जापान में एनू, ठीक है। बद्दू ये सभी अरेबियन में अरब कंट्रीज के रहने वाले बुद्धू लोग हैं, ठीक है। यहीं पर अगर बात करें खिरगिज की, तो खिरगिज मध्य एशिया के रहने वाले हैं और बुशमैन ये कालाहारी डेजर्ट में रहने वाले लोग हैं, मीन्स ये कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका सही विकल्प सी हो गया, तो ये ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से होकर ले जाने का रास्ता है, ठीक है। निम्नलिखित किस दर्रे में से, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है अभी मैंने हाल ही में बात करी थी किसी एक दर्रे की, ठीक है। तो जो जिला ये संबंधित है, जो जिला ये संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से, सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, चुम्बी घाटी और फिर बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो जिला, ठीक है। जो जिला से ले जाने का रास्ता बना हुआ है, ठीक है। दर्रे क्या होते हैं, वो किसी 2 पर्वतों के बीच के स्पेसेस होते हैं, उसको काट कर बनाया जाता है और वहीं से कोई रास्ते बनाए जाते हैं, इस पर्वत से उस पर्वत, मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इस तरह से इसमें कुल 4 प्रश्न सम्मिलित हैं। देखिए, पूछा गया है घात का मैदान, लानोज, स्टेपी, प्रेरीज और वेल्ड। यहाँ पे विकल्प दिए हैं उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा, एक एक को देखते जाइए ध्यान से। देखिए, लानोज ये संबंधित है आपका यूरोप से, ठीक है। 1 मिनट, सबसे पहले हम प्रेरीज से शुरू करते हैं। प्रेरीज से देखिए, प्रेरीज ये संबंधित है उत्तरी अमेरिका से, ठीक है। प्रेरीज कहाँ संबंधित है, ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, यानी कि प्रेरीज जो घासलैंड है, घास मैदान है, ये कहाँ पे मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड ये मिल जाता है आपका अफ्रीका में, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेपी की। स्टेपी मिलती है ये यूरोप में और वहीं पर लानोस जो मिलता है वो दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो लानोस कहाँ की हो जाएगी, लानोस ये हो जाएगी साउथ अमेरिका, ठीक है। और वहीं पर जो आपकी वेल्ड है ये हो जाएगी अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरह से हमने घास के मैदानों को पढ़ लिया। प्रेरीज ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक,
ठीक है। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो होगा कर्नाटक। आपके पास में विकल्प बहुत सारे दिए हुए हैं, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, तो देश का 70% कॉफ़ी कहाँ पर उत्पन्न होता है, वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, और इनको ही मैच करना है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने बताया गया है किनकी, कैंटन, लॉरेन और बेलो हॉरिजॉन्टले। ठीक है, बेलो हॉरिजॉन्टले। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है। अब इसको मिलाकर देख लेते हैं हम लोग। ए का 2 मतलब कि किनकी संबंधित है, जापान से। वहीं पर B1 कैंटन से संबंधित है, चीन से। और ये आपका लॉरेन संबंधित है फ्रांस से, और बेलो हॉरिजॉन्टले संबंधित है ब्राज़ील से। ठीक है, तो ये सभी क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ये लौह अयस्क दिए गए हैं और कुछ ये खाने दी गई हैं, और उसको इन खनिजों से संबंधित करना है, मिलाना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मोहम दिया हुआ है। ठीक है, कि मोहम जो ये आपकी खान है किससे संबंधित है, फिर डल्ली राजहरा, कोरापुट, चित्रदुर्ग। यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज और बॉक्साइट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनका संबंध किस खान से है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ये पहले आप याद कर लीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। देखिए, मोहम संबंधित है कोयला से, यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। वहीं पर डल्ली राजहरा संबंधित है आयरन से, यानी कि लोहे से, यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। कोरापुट संबंधित है आपका बॉक्साइट से, यहाँ से बॉक्साइट निकलती है। और चित्रदुर्ग संबंधित है मैग्नीज से, यानी कि चित्रदुर्ग से मैग्नीज निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं अकंटक, अटंग अटकंडा, अनाईमुडी, दादा बेटा या फिर महाबलेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी ये हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, वहीं पर एक बात और भी बता दूं, ये पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। 2694 मीटर की ऊंचाई है इसकी, 2694 मीटर की ऊंचाई है। और अगर आपसे पूछ लिया गया पूर्वी घाट में सबसे ऊंचे पर्वत चोटी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है, तो वहाँ पर वो हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, कौन सा, महेंद्रगिरी हो जाएगा, ये स्थित है पूर्वी घाट में। ठीक है, अगला प्रश्न, इन राज्यों में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, पहले विकल्प देख लीजिए। विकल्प में दिया गया नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो आपको पता है नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, ये होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है कर्नाटक, मालाबार, कोंकण या फिर कोरोमंडल। ठीक है, या फिर कोरोमंडल, ये आपको दिया गया है विकल्प में। आपको बताना है कि इनका संबंध जो है भारत का पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, ये मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अब भारत का पश्चिमी तटीय। ठीक है, ये हो गया पश्चिम तट और उत्तरी। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कोंकण तट के नाम से। किस के नाम से, कोंकण तट के नाम से। ये गोवा से लेकर के और यहाँ तक फैला हुआ है कोंकण तट। ठीक है, अगला देखिए, ताती पाका तेल शोध कारखाना ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ताती पाका की तेल शोधशाला
ये रिफाइनरी ये कहाँ पर अवस्थित है? तो इसके जो विकल्प आपके पास दिए गए हैं वो है असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तातीपा का ये तेल शोध खाना ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम मानसून से, जिसको हम लोग वेस्टर्न मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग साउथ वेस्टर्न मानसून भी बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर चेन्नई। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? वो चेन्नई में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये आपके बांध दिए गए हैं और उनका संबंध नदी, इससे बताना आपको कौन सा बांध किससे सुमेलित नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तिलैया बांध, कोनार नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी या फिर नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तिलैया बांध, ये कोनार नदी हो जाएगा। ठीक है, इसका संबंध कोनार नदी से नहीं है, मतलब ये कोनार नदी पर नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। ठीक है, ये सदा झुकी होती है कितने अंश पर? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23 डिग्री, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.1 डिग्री, या फिर दीर्घवृत्तीय दूरी से 24.5 डिग्री, या फिर दीर्घवृत्तीय से 23.5 डिग्री पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री इस पर धरती अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, और ये अपने एक्सिस पर, ठीक है, ये कुछ 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 अंश क्या है? ये झुकी हुई है। ठीक, ये एक्सिस हो गई और ये एक्सिस से इतने पर झुकी हुई है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें काफ़ी सारा विवाद भी इस पर हुआ था। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस पर ठीक से क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं भारत, चीन, केन्या और श्रीलंका। तो सबसे पहले ये बता दूँ, चीन सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक है, फिर भारत का नंबर आता है, श्रीलंका का और केन्या का। लेकिन अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें तो सर्वाधिक एक्सपोर्ट कौन करता है? ये केन्या। ठीक है, सर्वाधिक एक्सपोर्ट कौन करता है? केन्या करता है। ठीक है, केन्या ही चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, क्योंकि चीन और भारत के पास इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि ये लोग अपना उत्पाद खुद ही खा जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित नहीं है? घोषित की गई नई योजना नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके जो विकल्प हैं, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शहरी योजना, अर्बन स्कीम है वो, और वो अधोसंरचना विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, इसको हृदय के नाम से भी जाना जाता है, हृदय। ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना या फिर डिजिटल भारत योजना। तो इसका हो जाएगा उत्तर स्वच्छ भारत, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ये बहुत दिनों से चल रहा है, 2 अक्टूबर 2014 से ही चल रहा है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 से ही ये चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो इस तरह से आज की डेट में हमने एक प्रश्नों की कड़ी को, यूपी पीसीएस के प्रश्नों को सॉल्व किया। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ में चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, और अपनी पढ़ाई को आप जारी करते रहिए, कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहिए। हम यूपी पीसीएस परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं,
चाहे वो पाठ्य सामग्री हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, उससे हम करवाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।